नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अब वक्त है कसम संविधान की में बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। संसद में आज जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। हालांकि ये इतिहास याद रखने वाला नहीं बल्कि नसीहत देने वाला है। संसद ने घुसपैठ के मुद्दे पर आज भी दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति ने बार बार विपक्ष के सांसदों को हंगामा न करने और शांति से बहस की अपील की, लेकिन दोनों ही जगहों पर विपक्ष ने निवेदन नहीं माना। किसी माननीय ने पोस्टर दिखाया तो किसी ने प्ले कार्ड, तो किसी सांसद ने जोरदार नारेबाजी की। नतीजा ये रहा कि विपक्ष के इस रवैये पर उनके 33 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। तो दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्ष के 45 सांसदों का निलंबन वाला दंड झेलना पड़ा। इनमें कांग्रेस से अधीर रंजन, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी जैसे दिग्गज नेता भी शामिल है। तो समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव और डीएमके जैसे दलों के नेता भी शामिल है। इससे पहले भी 14 सितंबर को लोकसभा के 13 और राज्यसभा में टीएमसी के एक सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। यानी कुल मिलाकर अब तक 92 सांसद संसद की कार्रवाई से आउट हो चुके हैं। यानी आप कह सकते हैं कल दोपहर 3 बजे दिल्ली में होने वाली इंडिया अलायंस गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष को सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। अब कल विपक्ष की बैठक में क्या रणनीति रची जाएगी आने वाले दिनों में वो देखेगा। लेकिन आज निलंबन के बाद विपक्ष ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने सरकार को तानाशाह कहा तो गौरव गोगोई बोले कि मूल अधिकारों पर संसद के अंदर सरकार बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया तो सरकार की तरफ से पीयूष गोयल बाहर आए। उन्होंने विपक्ष पर अमर्यादित असंसदीय व्यवहार के आरोप लगाए। कुल मिलाकर घुसपैठ पर उठे मुद्दे ने संसद के माहौल को आज धक्का दिया। आज संसद में जो एक्शन हुआ उसके बाद क्या माना जाए। अब संसद में शोर नो मोर, क्या हंगामे की राजनीति के पीछे 24 की नीति है और बैठक से ठीक पहले इंडिया अलायंस इस चोट से कैसे उबरेगा। I have no option. I have, honorable members, no option. It is no less than crime against Bharat. We are weaponizing disruption and disturbance. ने किसी भी प्रकार से अनुरोध स्वीकार नहीं किया। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। ये सरकार तानाशाही की मतलब चरम शिखर पर पहुंच चुके हैं। आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। मैं समझता हूँ ये उनकी प्री प्लान स्ट्रैटेजी थी। Parliament is for discussion and debate, but now the Parliament is for suspension of opposition members. The behavior of the above said members may kindly be referred to the privilege committee and they need to be suspended. और सारे विपक्ष को ठंडा करने के लिए इनके हाथ में जितना बल है सारे को बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। ये भाजपा मॉडल है, ये मोदी साहब का मॉडल है, ये राजतंत्र का मॉडल है। जिम्मेदारी आपकी यहाँ पे आकर बनती है और अगर हम ये मांग कर रहे हैं इसके लिए हमें बर्खास्त करना तो ये हम कहेंगे कि हमारा बैज ऑफ ऑनर है। तो ठीक है, इसी पर बात करेंगे। कौन कौन खास मेहमान है मेरे साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हैं, टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अतुल लोंडे पाटिल जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, धीरेन्द्र कुमार जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शुरुआत में करूं उससे पहले सबसे पहले मैं अतुल जी के पास जाना चाहूंगा। अतुल जी क्या कहेंगे? पर यहाँ पे आज एक फैक्ट निकल कर ये भी आया है कि मार्च 1989 में आपने भी 63 सांसदों को सस्पेंड किया था जब राजीव गांधी की सरकार थी। याद है वो दिन आपको अतुल जी? ऐसा है चौरसिया जी, हम इतिहास में जाकर ज्यादा बात करना चाहते हैं और ये नया भारत है इसकी भी बात करते हैं। आपको ये एक बात मैं याद दिला दूं, अरुण जेटली जी ने क्या कहा था? 14 के पहले की संसद जो है केवल 32% चल पाई थी और जिन विषयों को लेकर संसद चलने नहीं दी उन्हीं विषयों पे बाद में निर्णय लिए गए सरकार के द्वारा। तो क्या कहा था जेटली जी ने कि संसद को नहीं चलने देना इज ऑल्सो अ पार्लियामेंट्री वेपन, ये उन्होंने कहा था। तो वो आप भूल गए।
अभी पूरी की पूरी संसद खामोश कर देना। आपने एक किस्सा याद दिला, मैं आपको अनगिनत किस्से याद दिलाता हूं। किसानों के खिलाफ के जो बिल लाए गए थे वो 12 मिनट में लाए गए, तब भी चर्चा नहीं होने दी, और जब वापस लिया तब भी 12 मिनट में वापस लिया, चर्चा नहीं होने दिया। कौन से कानून के तहत आधार बिल को मनी बिल करके लाया था? क्या संबंध था आधार का मनी बिल का? वो लाया गया, वो भी रौंदा गया। जीएसटी को फाइनेंस बिल नहीं लाने दिया क्योंकि उसकी राज्यसभा में चर्चा होती, वहां और कार्रवाई होती प्रक्रिया में, उसको भी कर दिया। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आई तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के वक्त भी चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड उस चीज को रिप्लेस कर रहा था जिसमें कोई डोनेशन देता है पार्टी को तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता था आपके प्रॉफिट के सर्टन 7 या 8% के अमाउंट के ऊपर दे नहीं सकते थे। और काला धन को आगे लाने वाला इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो किसी का नाम पता नहीं होगा, किसने दिया, सरकार को पता होगा क्योंकि बैंक के पास सब होता है, लेकिन बाकी किसी को पता नहीं होगा, बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है किसने किसको कितना पैसा दिया, और एक ही पार्टी की तरफ धन जाए, ये ऐसा इस तरह का काला धन को बढ़ावा देने वाला बिल लाया गया, तब भी चर्चा नहीं होने दी। मुझे बताइए दीपक जी, जब से 2014 से आए कौन से बात पर चर्चा होने दी जाती है? कोई भी बात पर चर्चा नहीं होने दी जाती। और आज इस बात से डर था, आज इस बात से डर था कि कोई एक्शन लेना पड़ेगा, और जब चर्चा होगी तो बेताशा बढ़ती हुई बेरोजगारी की भी चर्चा होगी। एक डेटा आया है, 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था और कितने 7,20,000 लोगों को नौकरी मिली है। एक डेटा आया, वो कहता है एग्रीकल्चर में -3% हुआ है, यानी मनरेगा का कानून होने के बावजूद 51 दिन के ऊपर आपने लोगों को जॉब नहीं दिया है। उसकी बात आ जाती। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में -19% सर्विसेज हुई है, और यह आंकड़ा सीएमआई का है जो 2016-17 की तुलना में 2022-23 में हम कहां खड़े वो बता रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में होपिंग -31%, इतना बड़ा जॉब जो है कम हुआ है। माइनिंग में -19%। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें हमारे सामने है। चर्चा में आती थी कि रेलवे में कुछ ही जॉब के लिए 2,35,00,000 लोगों ने आवेदन किया है, तो चर्चा होती, बाकी सारी बातों पे भी चर्चा होती, और फिर सिन्हा जी जो है उनके निलंबन की भी बात होती कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं हुई अब तक कार्रवाई। जिन्होंने पास दी, जिनको पास दे दी उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया, इनके ऊपर क्यों नहीं लगा दिया? तो ये सवाल ये होना चाहिए कि ये लोग क्यों भागते हैं चर्चा से, क्यों चर्चा नहीं करना चाहते देश के किसी भी विषय पर, और इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? चौरसिया जी, आपके टाइटल ऐसे है कि दिखा दिया विपक्ष को रास्ता, विपक्ष को जैसा सजा दिला दी है। अरे विपक्ष नहीं होगा चौरसिया जी तो देश का लोकतंत्र कैसे चलेगा? आप चर्चा तो विपक्ष को मजबूत करना भी बीजेपी का काम है क्या? चर्चा मांगने से क्या निलंबन? विपक्ष को मजबूत करना भी बीजेपी का काम है क्या? बता दीजिए। पीएम मोदी कल से विपक्ष का भी प्रचार करने लगे। आप फिर मैं आपको यह कह रहा हूं कि ऐसे वक्त जब विपक्ष विहीन संसद का काम जो है वो बीजेपी करना चाहती है, तो उस वक्त तो मीडिया ने ताना देना चाहिए, मीडिया ने सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि आप चर्चा क्यों नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर ताना देता हूं इनको। पर लड़ाई मैं के शर्मा जी को ताना देता हूं। क्या ताना दूं बताइए, वही दूंगा आज इनको। बताइए, एक ताना बता दीजिए ना। के शर्मा जी को नहीं, आप सरकार को पूछिए। अरे वो सरकार के प्रतिनिधि है भाई। मुझे ये भी बताइएगा कि आपने वो जो डोनेट कांग्रेस वाला करा ना, उसका पैसा बीजेपी के अकाउंट में क्यों जा रहा था, ये भी बताइएगा अतुल भाई। आपको पता नहीं होगा, थोड़ा पढ़ लीजिए उसके बारे में। डोनेट करो कांग्रेस को, जा रहा है पैसा बीजेपी को। मुझे पता है, डुप्लीकेट डोमेन नेम जो है उसके तरह का बनाकर हमको फॉलो करने की कोई गारंटी का भी वैसा ही हुआ। अभी इसमें भी उन्होंने डोमेन नेम सेम बनाकर कांग्रेस को पैसा नहीं मिलना चाहिए इसका काम किया है, तो आप कहते हैं कि बीजेपी को पैसा जा रहा। डोनेट INC.in पे है ना हमारा, डोनेट INC है ना, वैसा कैसा डोमेन नेम बना लिया। तो ये बात जो है, ये बातें उनको पूछने के बजाय आपको मजा आता है कि विपक्ष का पैसा बीजेपी लेकर जाना चाहती है, और मीडिया जो है वो। मुझे बताइए ना, क्या ताना दूं? वही ताना दूंगा मैं इनको आज। क्या ताना दूं? वही दूंगा इनको आज ताना। आज आपकी मर्जी का ताना बताइए ना, कोई अच्छा सा ताना। मुझे यही नहीं, ऐसा है दीपक चौरसिया जी कि आप पत्रकार हो, ये मीडिया है, और ये मीडिया गलत होते समय अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेगी और विपक्ष से ही सवाल पूछते जाएगी, तो आपको क्या लगता है जनता के ध्यान में नहीं आएगा?
हम जो अपनी बात रखना चाहते हैं ना, तो के शर्मा जी देखिए, मैं पूछ रहा हूं सरकार से सवाल पूछने के बजाय सारा मीडिया को, सारा अपोजिशन को सवाल पूछा जाता है। नहीं, तो इसका तो कोई साधन होना चाहिए ना। मैं के जी से जरूर सवाल पूछूंगा। क्या है मीडिया का काम, क्या है? और सवाल ये पूछूंगा कि 2012-13-14 में मीडिया किससे सवाल पूछ रहा था? 63 सांसदों को हटाया गया था, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है 92 के हटाने के बाद आपकी सरकार चली जाए? ठीक सवाल है अतुल भाई? नहीं, अतुल भाई को बताने दीजिए ठीक ताना दिया कि नहीं। दीपक जी आप ये ऐसा कर, नहीं ऐसा है दीपक जी, आप जिस तरह से सवाल पूछ रहे जनता देखती है। हम चर्चा के लिए आते हैं और मीडिया को जब हम सवाल पूछते हैं कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्यों बात नहीं करते, एस्टेब्लिशमेंट से सवाल क्यों नहीं पूछते हो, तो आप पूछते हो मैंने पूछ लिया सवाल, अब ठीक है। नहीं पूछना, जनता देखती है दीपक जी, ऐसा ना समझिए आपकी जनता देखती नहीं है। जनता देख रही है। इस तरह का काउंटर क्वेश्चन हमसे होता है, ठीक है, जनता देख सवाल हमसे पूछे जाते हैं, जनता देख रही है। शर्मा जी ध्यान रखिएगा इस बात को, जनता देख रही है। आप ये ना समझिए, ये भी कहा एक बड़े नेता ने, ये भी कहा है कि संसद जब आवारा हो जाती है, सड़क खामोश होने की वजह से संसद आवारा हो जाती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। संसद आवारा हो गई है ना, सड़क खामोश नहीं रहेगी, जनता में हम जाएंगे और ये सारी बातें लेकर जाएंगे। हाँ, आप रोज जाइए, कौन मना कर रहा है आपको? गए तो थे अभी, 3 राज्यों में आपको जवाब दे दिया जनता ने। खैर, मैं आता हूं दीपक जी, बहुत सारे विषय उन्होंने उठाए हैं। मैं एक और बात आपको कह दूं, आप राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना कर रहे थे। राजीव गांधी जी एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री नहीं है। तो वो कई बार जो है मुख्यमंत्री का चुनाव जीतकर फिर प्रधानमंत्री जी का वो प्रधानमंत्री पद का चुनाव और दूसरी बार जीते हैं, ठीक है ना। बाकी राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने थे ये पूरा देश जानता है और किन परिस्थितियों में बने थे। खैर, मैं उस चर्चा पे नहीं जाऊंगा। अब ये कह रहे थे कि हर बात आप इतिहास पे ले जाते हैं और कहते हैं। एक बात मैं इनको जरूर जानकारी के लिए बता दूं कि इतिहास का काला अध्याय वर्तमान में यक्ष प्रश्न बनकर उभरता है और वो एक बार नहीं, हमेशा हमेशा उभरता है। जो काले पाप आपने किए हैं वो बार बार उभर के सामने आएंगे और जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये भी याद रखिए, आज भी जब इमरजेंसी की मानसिकता के साथ में मीडिया से व्यवहार मत कीजिए। 16-17 पत्रकारों को हम निलंबित वो कर देंगे, बाइकाट कर देंगे, मीडिया को ये करना चाहिए, मीडिया को वो करना चाहिए। आप अपने उसके गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। मीडिया अपना काम कर रहा है, सत्ता अपना काम कर रहा है, विपक्ष अपना कर रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरों पर जो है ना, दूसरों को आप ट्रेनिंग मत सिखाइए। जनता आपको ट्रेनिंग दे देगी, उसको समझिए, उस सबक को समझिए। अभी इन्होंने काला धन की बात की। काला धन कहाँ मिल रहा है? बॉन्ड की बात कर रहे थे। 351 करोड़ रुपए इसी कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से अलमारियों से निकल रहा है। मशीनें फेल हो जा रही हैं गिनते गिनते। दीपक जी, ये काला धन कहां से निकल रहा है? कहां का बॉन्ड है ये किसका बॉन्ड है? ये जो चुनावी खर्चे थे इनके, ये सब जो निकल के बाहर आ गए। पश्चिम बंगाल से गुलाबी नोट की गड्डियां जो है कितने जो है बंगलों फ्लैटों से निकली, ये देश ने नहीं देखा है। तो आज उसके लिए एक जवाब नहीं है कांग्रेस के पास कि वो कांग्रेस का 2-2 बार का सांसद, कांग्रेस पार्टी का सदस्य जिसके घर से इतने काले धन इकट्ठे हुए, उसका कोई, यानी जो बाहर निकल के आए, उसका कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी की बोलती बंद है, सोनिया गांधी की बोलती बंद है, खड़गे साहब की बोलती बंद है। क्यों? अब मैं आता हूं, अभी ये कह रहे थे कि साहब यदि सदन चलता तो चर्चा होती। शायद आप सदन की गतिविधि कभी देखते भी नहीं होंगे। आपको जानकारी होना चाहिए कि 1 सप्ताह पहले आप अभी इकोनॉमी की बात कर रहे थे ना, राज्यसभा में अर्थव्यवस्था को लेकर ही चर्चा हुई है जनाब, और बाकायदा वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया है। आपके यहां से भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस बहस में। आपको पता ही नहीं है, आपको लिख के दे दिया गया कि यहां जाके ये बोलना है। वो स्टोरी आप यहां आके पढ़ रहे हो, क्योंकि आप ना सदन की चर्चा देखते हो ना आपको इसकी जानकारी है। तो और ये भी लोकसभा में भी आया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस संसद के आज इसकी बात है दीपक जी, ये नियमावली किसने बनाई है संसद की? ये संसद रूल बुक किसका है? जवाब देना है। किन लोगों ने बनाया इसको?
इसको बनाया ही सांसदों के उससे सहमति से। आप ही ने ये नियम तय किए कि संसद के ऊपर हम जो है अंदर में बैनर पोस्टर नहीं लहराएंगे। आप ही ने निर्णय किया कि हम ट्रेजरी बेंच पे नहीं चढ़ेंगे, हम ट्रेजरी बेंच में चढ़ के स्पीकर के मुंह में रूल बुक नहीं फेंकेंगे, नहीं वहां हम भगत सिंह नहीं बनने जाएंगे, तथाकथित भगत सिंह। आप ही ने कहा कि हम जो है पोडियम पे नहीं चढ़ेंगे, आप ही ने कहा कि हम बेल पे नहीं जाएंगे, नहीं तो ये सब वहां के नियमों के विरुद्ध होगा। और ये अधिकार किसको दिया आपने? स्पीकर को दिया। और आज आप ही जब इस बात का उल्लंघन कर रहे हैं सदन के अंदर में, और ये पूरा देश तमाशा देख रहा है कि ये विपक्षी सांसद जो हैं ये हार के कारण से इतने हताश, निराश और बौखला गए कि आज ये सदन नहीं चलने देना चाह रहे। आज सदन से ये कह रहे चर्चा से हम भाग रहे। अरे चर्चा से आप भाग रहे हो, हम तो आपसे कह रहे हो सारे विषय में। ये अंतिम ये जो 17वें जो सत्र है, 17वां जो लोकसभा है उसका ये अंतिम सत्र लगभग है। इसके बाद तो फिर बजट का आ जाएगा। इसी पे तो आपको चर्चा करना है, आप आइए ना। लेकिन आपको वहां पर सुबह से ना प्रश्नकाल चलने देना है, ना शून्यकाल चलने देना है, ना आपको जो है 377 इस पर कोई चर्चा करनी है। आप सुबह से लेकर नारा बेल पे हाथ उठा के चिल्ला रहे। समझ ही नहीं आता कि क्या चाहते हैं। स्पीकर बयान दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति वहां जो है सभापति महोदय वो बयान दे रहे हैं। आपको सुनना ही नहीं है किसी से। आपको केवल हो हल्ला करके किसी तरह सत्र को वॉश आउट करना है ताकि, और ये काम आप पहली बार नहीं कर रहे हो। आप ये लगातार पूरा आप इसका पिछला वो देख लीजिए 3-4 साल का जितना भी सत्र चला है दीपक जी, यदि सारे के डिटेल निकालिए। सदन के पहले दिन विदेश में एक न्यूज छप गया, उसकी कटिंग लेके पूरा सदन वॉश आउट कर दिया, चिल्ला के। कोई मतलब नहीं। किसी एक कोई समाचार छप गया कहीं पर, उसको लेके चिल्लाहट मचा दिया, पूरा सदन जो है चलने नहीं दिया। ये विपक्ष की जो नकारात्मकता है और ये जो कमजोरी है, अरे कम से कम सत्ता क्या, कम से कम एक अच्छा विपक्ष बनना सीख तो लो। ठीक है के शर्मा जी, इसका भी कम से कम 10 साल में ट्रेनिंग नहीं ले पाए क्या आप लोग? ठीक है, मैं सीधे स्वयं पुरोहित जी के पास जाऊंगा। अतुल जी, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। स्वयं पुरोहित जी, इन्होंने मुद्दा उठाया करप्शन का, ये भी बता दिया पार्थो चैटर्जी। इतना बोल दिया, मुझे जवाब तो लीजिए। अरे सर, आप ही के सहयोगी है ना सर, अच्छा नहीं लगता किसी को बिठाए रखे और उनको बोलने का मौका न दे। क्या जी दीपक जी, स्वयं पुरोहित जी बताइए। दीपक जी देखिए, करप्शन का मुद्दा लपेट दिया है पार्थो चैटर्जी वाले मामले में। नहीं, करप्शन का जो मुद्दा है देश के अंदर में, आप करप्शन करिए। करप्शन का जो ये राष्ट्रवाद हो चाहे भ्रष्टाचार हो, ये जो बात है ये इनके मुंह से उपहास लगता है। देखिए, आपका जो ये कार्यक्रम है, कसम संविधान की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र में जो चुने हुए सांसद गए हैं, उन्होंने क्या मांग की है आपको इस विषय में जाना है। ये टीवी चैनल में बैठ के भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बयान देते हैं, ये हास्यास्पद लगता है। जिनकी पार्टी के अजित पवार जैसे नेता, शुभेंदु अधिकारी नेता, जिनकी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, जो टीवी में रुपए लेते हुए पकड़े जाते हैं, ऐसे नेता की पार्टी है ये। तो भारतीय जनता, जिस समय नोटबंदी हुई, कौन सा साथ था जिसकी बैंक से रुपये बदली हुए? आज तक उसके ऊपर में कभी सीबीआई, ईडी, ईआईटी की रेड हुई? नहीं हुई। ये जो एक तरफा भ्रष्टाचार, एक तरफा राष्ट्रवाद, एक तरफा धर्म, ये सब जो देश को बेवकूफ बनाने की बात है। मुद्दा क्या है? प्रतीक सिन्हा जो इसके अंदर में जिसने आने जाने दिया लोगों को, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। गृह मंत्री देखिए, 2001 में जिस समय में संसद पे हमला होता है, उस समय गृह मंत्री का भी बयान आता है। उस समय में बाकायदा संसद में टीवी चैनल, जब संसद चल रही है, अब टीवी रिपोर्टर के सामने क्यों बोलेंगे? अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो मुझे समय दिया गया है। एक दिन की करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री जी घूम रहे कहीं और, गृह मंत्री जी घूम रहे कहीं और, संसद भवन में जाकर के उनको अपनी बात को, देखिए, संसद की रक्षा करने का दायित्व गृह मंत्रालय का भी है। गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं देंगे तो देश की जनता उनसे जवाब मांगेगी। 2024 में ये जो अहंकार है इनका, ये जो अहंकार है, इस अहंकार का जवाब देश की जनता देगी इनको। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी, आपका जवाब ये कह रहे हैं कि इस अहंकार का जवाब जनता देगी। गठबंधन हुआ है, उससे डर चुके हैं। 3 राज्यों में जनता जवाब दे चुकी है। मैं आना चाहता हूं कि देखिए दीपक जी, ये संसद के निलंबन की आवाज जो ये उठा रहे हैं सब लोग मिलके, देखिए जब विपक्ष के लोग चर्चा करना चाहते हैं,
आप ही के मैं पैनल पे ही आके कह रहा हूं कि अगर ये चर्चा करते साहू जी के गरीबी की, ये चर्चा करते शांति प्रिय जो राज्य है टीएमसी की, उसकी चर्चा करते, बिहार की चर्चा करते, आपका काम है, सरकार में आप है। अरे भाई सुनिए तो सही, मैं आपके बीच में तो नहीं बोला ना पुरोहित जी। संसद नहीं चलती है। अरे जोकरों की तरह संसद नहीं चलती है ना। अरे आप टीवी चैनल में भी तो सही, कर देंगे क्या? अगर आप इन लोगों के चर्चा बोल रहे हैं, संसद चलाना हम करते हैं भाई साहब। और दीपक जी आप अगर आवाज किसी की डाउन कर दें तो ये डिबेट का डिकोरम मेंटेन करना हुआ है, इन पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं या अपने योजना से। उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि बेल में आके सारे लोग आकर के और हल्ला मचाना, और अभी तो किसी सांसद का मैं सुन रहा था कि मेरे लिए बैच ऑफ ऑनर है। अरे भाई तू चल, मैं आई, एक एक करके अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं कि बेल में जाके आसन के सामने हम सुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस तरह से थोड़ा ही न चलता है सदन। आप लोग तो दिखाना चाहते हैं कि मैं चलने नहीं दूंगा, और मैं बताता हूं कि हम लोगों ने 141 बार हमारे शासन में हुआ है निलंबन का, और कांग्रेस के शासन में सही बात है कि 43 बार ही हुआ मनमोहन सरकार में। लेकिन क्यों दीपक जी, इस पर कांग्रेस पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए के लोग शिष्ट हैं, संविधान से चलते हैं। इसीलिए आज इस डिबेट में मैं कसम संविधान में कहना चाहता हूं कि हम लोग संवैधानिक तरीका से संसद को चलाते रहे हैं। तो आपके समय में मात्र 43 बार, और हमारे समय में हमने 73%। आप लोगों का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना रहता है, और आप इस नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं कि सदन को चलने नहीं देते हैं। ठीक कहा दीपक जी ने अपने डिबेट में ना कि 89 में राजीव जी के समय में ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए हुआ था सबसे बड़ा निलंबन। लेकिन आज आप किस लिए हल्ला कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आके वक्तव्य दे, गृह मंत्री जी आके वक्तव्य दे, और क्या वक्तव्य दे जब कोई जांच ही नहीं पूरी हुई। तो जैसे आप लोग झूठ का नैरेटिव चलाना चाहते हो, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री इस तरह का कोई काम देश से नहीं करेंगे, न देशवासियों के साथ करेंगे। अतुल जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। देखिए, आप स्वयं जी ने अपनी बात रखी, धीरेन्द्र जी ने अपनी बात रखी, और वाकई एक सार्थक चर्चा संसद के अंदर हो तो ऐसा क्यों होता है कि हाउस के पहले एक कोई ना कोई मुद्दा आता है, बिल्कुल हवा बना देती है विपक्ष उसकी, और बाद में उसको सस्टेन भी नहीं कर पाते आप अगले सत्र तक, फिर कोई नया मुद्दा आके फिर हंगामा करने लगते हैं। देखिए दीपक जी, मैंने तो क्रमवार बिलवार कौन से विषय पर आपने कानून बनाए और किस तरह से संसद के सारे प्रथा परंपराओं को, नियमों को रोंद कर पास किए, ये बताया मैंने। लेकिन के शर्मा जी ने ऊपरी बात की। करप्शन की बात करने का तो इन्हें अधिकार ही नहीं है। जिन जिन पर आरोप लगाया उनको केवल पार्टी में लिया नहीं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ऐसे पद दिलाए हैं। और आज तो बताता हूं मैं चर्चा कैसे नहीं होती। आज महाराष्ट्र का भी यहां पर शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें गिरीश महाजन इनके बड़े ज्येष्ठ मंत्री है, दाऊद के इब्राहिम कास्कर जो भाई है उसके शादी में, उसके रिलेटिव के शादी में गए, वहां आईबी के लोग थे, वहां गिरीश महाजन, वहां इनके 2-3 मंत्री, सारे नगर सेवक, सारे वो शादी में उपस्थित थे। और उसमें आईबी भी थी, पुलिस अधिकारी भी थे। आईबी ने पुलिस अधिकारियों को एक्शन लिया, उन्हें इंक्वायरी के लिए बुलाया, सस्पेंशन किया, गिरीश महाजन को नहीं बुलाया। तो ये दाऊद का रिश्ता जो है वो बात निकलते बराबर बर्खास्त हो गया, लोगों को बाहर कर दिया गया जिन्होंने सवाल पूछा, सबूत के साथ सवाल पूछा। पुलिस खुद, प्रशासन एक्शन ले रहा है, आईबी एक्शन ले रहा है, तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होने देना और फिर बाद में कहना कि ये एक मुद्दा निकला है। तो करप्शन की बात तो मैंने आपको बता दी। अब रही बात इतिहास काले की, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, बलिदान का और त्याग का है। आपका इस जैसा नहीं है कि अंग्रेजों की मुखबिरी करना, अंग्रेजों के आर्मी में शामिल होने के लिए आह्वान करना, किसके खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। और बलराज मधोक ने अपने जीवनी में लिखा है कि दीनदयाल उपाध्याय जी का खून किसने किया है। ये काला इतिहास आपका है, हमारा नहीं है, हमारा इतिहास बलिदान का है। तो वो बात मत कीजिए। सवाल ये है, अगर आज आप कहते हो कि चर्चा करनी है तो चलो हम मैसेज पहुंचाते हैं कि आपके माध्यम से ऐसा मैसेज आए कि चर्चा के लिए तैयार है, निलंबन वापस लो, कल चर्चा शुरू कर दो जो चर्चा मांग रहे हैं। चर्चा आप देते नहीं हो, यही तो सवाल है ना। 13 महीने इस देश का किसान दिल्ली के बाहर बैठा रहा, 726 वहां पर शहादत हो गई, उसे तक आपने श्रद्धांजलि देने से मना कर दिया संसद में, और आप कहते हो हम चर्चा करने के लिए तैयार है। अरे गुनाह तो आपने किया है, आपने एफडीआई इन रिटेल डांस किया था, डांस संसद चलने नहीं दी थी, और केवल हमारा 49% का था। आप सत्ता में आए,
आपने 100% कर दिया। बांग्लादेश के बॉर्डर का सरलीकरण था, उसके खिलाफ आपने आंदोलन किया था, वो होने नहीं दिया। जवाब ले लेते हैं, ज्यादा वक्त बचा नहीं, हमने मदद किया। और सुनिए एक मिनट, सुषमा स्वराज जी ने सबका उसमें शुक्रिया अदा भी किया था कि नहीं, जो चीजें अच्छी है उसमें हमने किया है। और 745 करोड़ 745.59 करोड़ 5 दिन में गिन भी नहीं पाए थे। किसकी बैंक थी वो? अमित शाह जी की। नोटबंदी में 14,000 करोड़ दिखाने वाला, उसकी चर्चा कहां गई? क्यों नहीं जाती ईडी वहां पर? कितनी बार हमने मांग की है, क्यों नहीं हुआ है? कौन से बैंक में आए थे, किसके पैसे है वो? कौन जवाब देगा? ये सवाल पूछे हैं हमने, इसलिए हमको बाहर किया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। आप करप्शन की बात मत कीजिए। यू आर द मोस्ट करप्ट पार्टी। ठीक है, ठीक है, यू आर द मोस्ट करप्ट पार्टी। धीरेन्द्र कुमार जी आपके पास आऊंगा, शायद के शर्मा जी का फोन कटा हुआ है, एक जवाब आपसे, फिर मैं के जी के पास जाऊंगा। उन्होंने किए थे, पार्टी में लाके केंद्रीय मंत्री बनना। ये कांग्रेस पार्टी करप्शन पर थोड़े ही ना किसी को बोलने देगी, इसमें तो इसकी कॉपीराइट है ना। भ्रष्टाचार का ऐसा कर्म कि नोट गिरने वाले मशीन भी हो रहे हैं गर्म। अब ये लोग क्या भ्रष्टाचार पर बात करेंगे? अरे आपसे भ्रष्टाचार की गंगोत्री है भाई, आप पर नहीं कुछ बोलना है। देखिए, आप जिस तरह से देश के लोगों को, आपको अगर बोलना है तो अपने सांसद के यहाँ पकड़ाए 351 करोड़ पैसे की चर्चा करिए, सदन में उस पर क्यों नहीं करते हैं? एक लाइन के ट्वीट तो आपके नेता नहीं कर रहे, कांग्रेस का कोई एक एमपी तक उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने चुनाव के भ्रष्टाचार के पैसे वहां पे रखे, तो उस पर आप बोलिए ना कि वो हमारे सांसद का पैसा, हमारे पार्टी के इलेक्शन का फंड है वो। ठीक है, ये तो देशवासियों को बता नहीं रहे, आप दूसरे को बता रहे हैं कि ये पार्टी भ्रष्ट है। एक भी एनडीए का सांसद, एक भी मुख्यमंत्री, किसी को आप बता दीजिए कि जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ हो और जिसके हाथ से इतना बड़ा नकदी पकड़ाया हो, तो मैं जी। ठीक है, के शर्मा जी आपका जवाब आपने सुना था मोटे तौर पे अतुल लोंडे पाटिल जी को। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि अतुल जी क्या बोलना चाहते थे और कहाँ चले गए और क्या उनका इशू था। वो कह रहे हैं कि सदन में यदि चर्चा करना है तो आप बता दीजिए, हम हमारा निलंबन वापस कराइए, हम जा रहे हैं। अरे भाई, आप चर्चा का क्या इशू मांग रहे हैं? आप जो है चर्चा का, आपको खुद नहीं पता है आप वहां क्या डिमांड कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि पीएम का स्टेटमेंट चाहिए, कभी कहते हैं सीएम का स्टेटमेंट चाहिए, कभी कहते हैं ये चाहिए, कभी कहते हैं संसदीय दल बनाओ, वो दल। तो आप अपने आप में पहले तय कर, शर्मा जी आप झूठ ये मत भी नहीं तय कर पा रहे हैं पीएम कि का भैया बीच में नहीं, अतुल जी, और उसके बाद उसकी चर्चा मांगी है। नहीं, अतुल जी बीच में नहीं, आप झूठ रख रहे हैं, इसलिए मैं आपको सही कर रहा हूं। नहीं, आप गलत मुद्दा रख रहे हैं, सही कर रहा हूं। एक मिनट, मैं सही कर रहा हूं आपको। हमने स्टेटमेंट मांगा है, हमने स्टेटमेंट देने के लिए कहा है, उसके बाद चर्चा की मांग की है और ये हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड है। हमने आप ऐसा भैया, ऐसा अपने नेताओं का पहले बयान सुन के आया करो यहाँ पर। अभी मैं कोट कर करके बताऊंगा आपको किस किस का बयान क्या है। नहीं, आप इतना समय में नहीं लगाना चाहता, मैं अपने उसमें मैं आपको बताता हूं। आप इनको रोक दीजिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप, और पहले स्पष्ट है संसद की ही नियमावली से और सारे चीजों से स्पष्ट है। मैं इस पर एक दिन पहले भी, 2 दिन पहले चर्चा किया हूं दीपक जी, नहीं अतुल जी से, और इनको उस दिन मैं समझाया, यानी बताया भी था अच्छे से कि सदन में पहले यदि कोई प्रतिक्रिया होगी तो वो वहां के स्पीकर की होगी और जांच के बाद ही होगी। और आज भी सदन में स्पीकर अपने उस जांच के संदर्भ में बयान दे रहे थे, जिसको आप लोगों ने सुना नहीं, और आपने वहां पर जो हंगामा मचा के उनका जो अपमान किया सदन के अंदर में। आज भी सदन में स्पीकर साहब बोल रहे थे इसी विषय पर कि किस तरह से जांच समिति बनाई गई है और किस किस तरह से उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपको भी पता है कि आपका यह डिमांड सही नहीं है। पहले जब तक स्पीकर के और वो जांच प्रतिवेदन नहीं आता, उस पर चर्चा कैसे होगी? तो ये तो जांच के बाद ही आएगा। लेकिन अभी साथ ही साथ मैं उनके जो है अपने पश्चिम बंगाल के जो मित्र हैं, वो अभी जाते जाते एक बात कह गए कि ये लोग गठबंधन से घबराए हुए। दीपक जी, हम क्या गठबंधन से घबराए? गठबंधन को तो देखकर हमें हंसी आ रही है। 9 महीने बीत गए गठबंधन के, मार्च से चालू हुआ, 3 बैठकें हो गई, ना नेता तय हुआ, ना कोई नीति तय हुई, ना कोई संयोजक बना। राहुल गांधी की शादी का प्रस्ताव जरूर रखा लालू प्रसाद यादव जी ने, अभी तक वो शादी के प्रस्ताव पर क्या बात हुई हो तो कांग्रेस पार्टी, उनका घरेलू मसला। लेकिन उस समय जो कुछ हुआ वो सबने देखा। एक इन्होंने निर्णय किया मात्र वहां पर कि 28 सितंबर को हम जो है भोपाल में रैली करेंगे, सारे गठबंधन दल मिलके। 28 सितंबर एक कमलनाथ जी ने 4 दिन पहले साफ शब्दों में इनको बैरंग लौटा दिया कि यहां रैली वैली कुछ नहीं होगी।
एक भी गठबंधन के दल के नेता की हिम्मत नहीं पड़ी कि कमलनाथ के बयान का जवाब दे दे। खुद केशव वेणुगोपाल जो कि इसका अनाउंस किए थे, खड़गे साहब अनाउंस किए थे, उनकी तरफ से भी बोलती बंद हो गई, जवाब नहीं दे पाए। आज 10 महीना बीतने के बाद उस पूरे गठबंधन में हुआ जवाब देना है। आज भी आपके साथ रोज ले बैठ के कल भी और मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा। आप सोच के कि भाई मेरे पास वक्त तो सब एक दूसरे का अतुल जी, मैंने आपसे शुरुआत कराई थी, अंत में के शर्मा जी से करा रहा हूँ, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं सब प्रवक्ताओं से बोलता हूँ सर थोड़ा शॉर्ट रखेंगे ना तो बहस भी अच्छी होगी, ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे।